जीव विज्ञान बायोलॉजी में अगला चैप्टर है पादप आकार की। इस वीडियो में इस बुक का सभी सब्जेक्ट को बारी-बारी से रिवीजन करेंगे, जिसमें अभी हम लोग साइंस को रिवीजन कर रहे हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी में अगला चैप्टर है पादप आकार की। इस चैप्टर में जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल टॉपिक के प्रश्न होंगे, जिसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया, मूली किसका उदाहरण है? मूली जो है यह संशोधित जड़ का उदाहरण है। मूली संशोधित जड़ का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त गाजर, शलजम, चुकंदर भी जड़ होते हैं। आलू, गांठ गोभी, जिमीकंद, अरबी आदि तना के उदाहरण हैं। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के। नेक्स्ट अगला है, कौन सा तना का रूपांतरण दिया गया? तना जो नागफनी का फिल्लो फिल्लोक्लेड तना का रूपांतरण है। कैक्टस फिल्लोक्लेड एक रूपांतरित तना होता है जो पत्तियों का कार्य करता है। इसमें पानी की कमी के कारण पत्तियां अनुपस्थित होती है। फिल्लोक्लेड हरे, चपटे और मांसल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। ये संरचनाएं पानी को संग्रहित करने और वाष्पीकरण को कम करने में सहायक होता है। मैंग्रोव पौधे के न्यूमेटोफोर से जड़ का रूपांतरण करते हैं। पत्ता गोभी एक संशोधित पत्ती होता है। शलगम एक जड़ का रूपांतरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसमें 1 और 2 दोनों कथन सत्य दिया गया है। सूर्य प्रकाश के प्रकाश में ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण कर भोजन में परिवर्तित करता है। पौधे में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सूर्य पौधे के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में जल, प्रकाश, वर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह हरे रंग का वर्णक होता है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, वृक्ष की जड़ को मिट्टी में पानी कैसे मिलता है? यह मिलता है कोशिका जल द्वारा। कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों के जड़ मिट्टी से जल प्राप्त करती है। इस जल को कोशिका जल कहते हैं। अगला है, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण जो होता है यह होता है परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होता है। पौधे में सूर्य के प्रकाश की ओर तने का झुकना ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण होता है। शूट टिप पर मेरिस्टेमिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषण ऑक्सीजन हार्मोन तने की नोक से चलता है और प्रकाश प्राप्त न करने वाले पक्ष या छायादार पक्ष पर अत्यधिक केंद्रित होता है। अत्यधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तने का छायादार पक्ष प्रकाश प्राप्त करने वाले पक्ष को तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। नतीजतन तना प्रकाश की दिशा की ओर झुक जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति हार्मोन होता है? यह होता है साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन एक वनस्पति हार्मोन होता है। अन्य वनस्पतिक हार्मोन जिबरेलिन, एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड आदि होते हैं। इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन पशु हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना और भौतिक प्रक्रिया जो यह होता है विसरण के द्वारा। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में एक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण होता है? यह होता है थिग्मोट्रोपिज्म का होता है। मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण होता है। इनका शाब्दिक अर्थ होता है स्पर्शानुवर्तन है। आसपास को छूने या स्पर्श करने की प्रक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि करता है। नेक्स्ट, लीची का खाद्य भाग जो होता है यह होता है इरिल होता है। लीची एक फल है। इसका वैज्ञानिक नाम लीची लीची चेनिस होता है। लीची के खाने का जो भाग होता है एरिल कहते हैं। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है। इसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल और उसके खाने वाले भाग जो कि आम का मध्य फल वृत्ति, नारियल का भ्रूणपोष, सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। आम का मध्य फल वृत्ति, नारियल का भ्रूणपोष, सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में प्रदीप्ति कलिता की खोज करने वाले थे वे थे गार्नर और एलार्ड थे। पौधे में प्रदीप्त कालित की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 में किया था। पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने 1920 में किया था। कुछ पौधे में
खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे ऐसे ही पौधे को प्रदीप्त कलिका कहते हैं। यह पौधा पर नहीं बल्कि जानवर पर भी लागू हो जाता है। प्रदीप्त कलिका के आधार पर पौधे को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला लंबे दिन वाले पौधे। जिन पौधों को प्रकाश की अत्यधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिन वाले पौधे होते हैं, एलडीपी होते हैं। जैसे मूली, पालक, चुकंदर आदि ये सभी पौधे जो होते हैं अत्यधिक लंबे दिन वाले पौधे होते हैं। छोटे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है उन्हें छोटे दिन वाले पौधे एचडीपी कहते हैं। जैसे सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन, तंबाकू ये सभी पौधे को छोटे दिन वाले पौधे कहते हैं। दिन तटस्थ पौधे, जैसे वे पौधे जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल आते हैं, दिन तटस्थ पौधे डीएनपी कहलाते हैं। जैसे गुलाब, टमाटर, ककड़ी आदि। दिन तटस्थ पौधे में वे पौधे होते हैं जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल आ जाते हैं, दिन तटस्थ पौधे डीएनपी कहलाते हैं। गुलाब, टमाटर, ककड़ी उदाहरण है दिन तटस्थ पौधा का। अगला संवेदनशील पौधे, मीमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैमो कैमोनेस्टी कहते हैं। मिमोसा पुडिका जैसे छुई मुई के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की पत्तियां की गति को थिग्नोनेस्टिक मूवमेंट व या कैमोनेस्टी कहा जाता है। यह एक प्रकार का नेस्टिक मूवमेंट होता है जो यांत्रिक उत्तेजना द्वारा स्टिगर होता है। छुई मुई के पत्ते मिश्रित मिश्रित पत्ते होते हैं। प्रत्येक पत्ते के आधार पर एक संरचना होती है जिसे पल्विनस कहते हैं। ये पल्विनस पानी से भरे होते हैं और पत्ती का सहारा देते हैं। यह पत्तियों को स्पर्श किया जाता है जब पल्विनस के कारण पत्तियां मुरझा जाती है एवं एक समय के बाद पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। नेक्स्ट है, पत्तियों की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? यह होता है पत्तियों की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे पौधे बाद में अपने जैविक गतिविधियों में प्रयोग में लाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्टोमाटा। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। वह ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र हैं जिसके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी का निकलना भी इसमें होता है। नेक्स्ट, किस पेड़ की उम्र की गणना की जाती है? पेड़ की गणना जो किया जाता है या किसी भी पेड़ की उम्र की गणना जमीन के 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से की जाती है। पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती रहती है। किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप करके की जाती है। पेड़ का वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती रहती है। श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहते हैं मैंग्रोव। श्वसन जड़ों वाले पौधे को मैंग्रोव पौधे या एविनेशिया प्रजाति के पौधे कहते हैं। इन पौधों में पाई जाने वाले वायवीय जड़ें कई रूपों में होती हैं। इन पौधों में जड़ें छोटी तथा तार जैसी होती है जो तने से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। इन जड़ों पर छोटे छोटे पेंसिल पेंसिल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे श्वसन जड़ या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो होता है यह डहलिया की जड़ से प्राप्त होता है। यह सूर्यमुखी कुल द्विदलीय वर्ग का पौधा होता है। इंसुलिन मुख्यतः कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्यतः प्रोटीन होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होता है। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। कौन सा एक सत्य फल इसमें नहीं है? यह होता है सेब। सत्य फल नहीं है। सेब सच्चा फल नहीं होता। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग फल निर्माण में भाग लेते हैं। ऐसे फल को असत्य या कूट फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल बनने में भाग लेता है। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेते हैं तो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम। सत्य फल का उदाहरण आम है। असत्य फल का उदाहरण सेब है। पौधे का तना पौधे के किसी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा उसे मदद करता है। पौधे के तना का मुख्य कार्य पौधे को आकार देना जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके और प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया सुचारू रूप से हो सके एवं पौधे दृढ़ता पूर्वक खड़े रह सकें। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी संग्रहित करना होता है। मरुस्थलीय पौधों में तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करती है। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे जो होते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाले जगह पर उग जाते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसके उदाहरण हैं पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई टैप, कोबरा लिली, सनड्यूस आदि होते हैं। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, सनड्यूस आदि होते हैं। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री पौधे पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होती है? यह होता है समपार्श्विक के रूप में होता है। द्विबीजपत्री पौधे में तने में संवहन बंडल सामान्यतः समपार्श्विक, खुला, संयुक्त और द्विसंपार्श्विक होता है। संवहन बंडल संवहन ऊतक का एक रज्जुक होता है। एक बीजपत्री में संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। द्विबीजपत्री में एक जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से बना होता है। द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में संयुक्त और खुले संवहन बंडल देखे जाते हैं। नारियल के फलों का फैलाव होता है, यह होता है मेसोकार्प द्वारा। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प द्वारा होता है। नारियल का वनस्पति का नाम कोकस या न्यूसीफेरा और कुल एरिकेसी का होता है। नारियल की फलवृत्ति को पेरिकार्प भी कहते हैं। पेरिकार्प तीन प्रकार के होते हैं। एपिकार्प बाह्य परत होता है, यह कठोर और पतला होता है। मोसोकार्प मध्य परत होता है, यह मोटा और रेशेदार होता है। एंडोकार्प आंतरिक परत होता है, यह कठोर होता है। इसी में बीज संरक्षित होते हैं। नारियल के तीन परत होते हैं, जिसमें एपिकार्प बाहरी परत होता है, यह कठोर और पतला होता है। दूसरा मेसोकार्प मध्य होता है, यह मोटा और रेशेदार होता है। तीसरा एंडोकार्प आंतरिक परत होता है, यह कठोर होता है। इसमें बीज संरक्षित होते हैं। अगला है पत्तियों में उपस्थित इन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। वह रंध्र होता है। रंध्र पत्तियों में उपस्थित रंध्र छिद्र द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाला एक छोटा सा छिद्र होता है जो मुख्य रूप से पौधों और वायुमंडल के मध्य गैसों का आदान प्रदान करता है। जाइलम पानी के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम भोजन के लिए। नेक्स्ट, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाले भाग को कहते हैं भ्रूण। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाले भाग को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण किसी किसी बीज या कली का हिस्सा होता है। भ्रूण का विकास अधिकांश शिखाग्र कोशिका में होता है। भ्रूण का जो विकास होता है यह शिखाग्र कोशिका में होता है। फूल का फल जो बनता है यह कौन सा भाग होता है? अंडाशय भाग होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। मोटी फल भित्ति में प्रायः 3 स्तर हो जाते हैं। बाहरी स्तर को बाहरी फल भित्ति, मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति तथा सबसे अंदर अंदर के स्तर को अंतःफल भित्ति कहते हैं। लौंग प्राप्त जो होता है यह पुष्पकली से। लौंग मर्टेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइटिस नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका होती है। सदाबहार वृक्ष होता है वह लौंग का पौधा जो है सदाबहार वृक्ष का उदाहरण होता है। लौंग का अंग्रेजी नाम पर्यायवाची क्लोन है जो लैटिन शब्द क्लैक्स से निकला है। यह शब्द से कील या कांटे का बोध होता है जो लौंग की आकृति के सदृश होता है। लौंग एक प्रकार का मसाला होता है। इसका प्रयोग पकवानों व औषधि के रूप में किया जाता है। अगला, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? वह होता है वर्तिकाग्र या वर्तिका से। केसर पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र या वर्तिका से प्राप्त होता है। केसर कॉक्टस सेटाइवस पौधे के सूखे वर्तिका से प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए चिकित्सा में मसाला आदि में किया जाता है। केसर का प्रयोग। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? यह होता है पर्ण। पौधे का पर्ण भाग फूल बनने के उद्दीपन का कार्य करता है। तना तना पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ पौधों का अवरोही भाग होता है जो मूलाकार से विकसित होता है। पौधे में जाइलम द्वारा जल का परिवहन, फ्लोएम द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? यह जाता है जाइलम टिश्यू से। अगला इसमें प्रश्न दिया गया भ्रूण एम्ब्रो किसमें मिलता है? यह मिलता है बीज में। भ्रूण बीज में मिलता है। इस समूह में पौधे के बीज फल के अंदर होते हैं। इसके बीज में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। बीज के आधार पर विभाजन 2 प्रकार से होता है। एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री पौधे होते हैं।
अगला जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है यह होता है पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। पुष्प से बीज बनते हैं जिससे पुनः नए पौधे का जन्म होता है। इसी इसी में प्रजनन अंग भी होते हैं पुष्प में। पुष्प में ही परागकण और निषेचन की प्रक्रिया होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया है। इसका व्यास 1 मीटर से लेकर 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर व्यास होता है रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा संसार का विश्व का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया जिसका व्यास 1 मीटर और भाग इसका 8 kg होता है। 8 kg वजन होता है रिफ्लेशिया फूल का जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है। यह वाइटस की जड़ पर परजीवी पौधा होता है। वाइटस की जड़ पर पौधे परजीवी पौधा होता है। इसमें पत्तियां तने या जड़ विकसित नहीं होती है। रिफ्लेशिया में जो होता है पत्तियां तने तथा जड़ें विकसित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं क्योंकि अदरक जो होता है इसमें अदरक एक भूमिगत तना होता है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने पौधे के तने पौधा का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में इसमें पर्व संधियां पर्णकलिका तथा शल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भूमिगत तने में पर्व संधियां पर्णकलिका तथा शल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने स्टेम सेल की संशोधित कर देती है। भोजन संग्रहण करने के कारण मोटा एवं मंसल हो जाती है। इसके उदाहरण है हल्दी अदरक और केला तना के उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण के लिए अपने स्टोमेटा को संशोधित करता है। यह होता है अदरक। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाते हैं वह कहलाता है कार्पेल होता है। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तब यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित होता है वह होता है कार्पेल। नेक्स्ट पाइन फर स्प्रून सेडार लार्च एवं साइकस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं। ये कहलाता है अनावर्त बीजी कहलाता है। अनावर्त बीजी के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें नग्न बीज होते हैं अर्थात बीजांड तथा इसमें विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इसके अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है जैसे साइकस पाइनस स्प्रू सीडर्स लॉर्च आदि होते हैं। नेक्स्ट फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में जो होता है फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। फलियां फलियां जो दाल के तौर पर भी जानी जाती है। दाल जब हरी होती है तब उसका उपयोग किया जाता है उन्हें फलियां कहते हैं। फलियां को सुपर फूड भी कहते हैं। फलियों में प्रोटीन आयरन विटामिन और घुलनशील फाइबर इत्यादि पाई जाता है। फलियों में प्रोटीन की साथ साथ हेल्दी फैट वसा भी होता है फलियां में। नेक्स्ट हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। वह करती है स्टार्च के रूप में। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से भोजन तैयार करती है और इसे शर्करा ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करती है। बाद में यह ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों में संग्रहित होता है। नेक्स्ट पांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित होता है। यह होता है बीज से। पांकुर जो होता है एक बीज के भ्रूण का भाग होता है जो आगे चलकर तने तथा पत्ती में निर्माण कर देता है। मूलांकुर या भ्रूण का वह भाग होता है जो बाद में मूल में विकसित होता है। प्रांकुर और मूलांकुर मुख्य रूप से पौधे के भ्रूण और बीज के अंकुरन से संबंधित होते हैं। बैगन फूलगोभी पौधे के निम्न में से किस भाग से संबंधित होता है। यह होता है सोलनेसी। कुकुर बिटेसी पौधा उदाहरण है। कद्दू तरोई करेला कद्दू तरोई कुकुर बिटेसी पौधा का उदाहरण है कुल का। सोलेनेसी कुल का उदाहरण है बैगन आलू टमाटर जो है यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। ग्रामीणी कुल का पौधा जो है गेहूं चावल गन्ना मक्का। ग्रामीणी कुल का पौधा है गेहूं चावल गन्ना मक्का। कंपोजिटी कुल का पौधा है सूरजमुखी गुलदाउदी सिंहपर्णी गेंदा। ये सभी कंपोजिटी कुल का पौधा है सूरजमुखी गुलदाउदी सिंहपर्णी और गेंदा। नेक्स्ट पौधे में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन होता है। वह परागकोश कहलाता है। पौधे में पुष्प के परागकोश भाग में परागकणों का उत्पादन होता है। परागकोश पुंकेसर नामक नर प्रजनन अंग का भाग होता है जो एक डंठल तंतु या फिलामेंट के शीर्ष का स्थित होता है। अगला है द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जो होता है यह बंद हो जाता है।
द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और परिणाम स्वरूप उपस्थित रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जब जल बाहर आता है तो कोशिका सिकुड़ती है और रंध्र बंद हो जाता है। कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प जो होते हैं उभयलिंगी पुष्प, जब एक फूल में नर मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। आमतौर पर उभयलिंगी के नाम से गुड़हल और सरसों को जानते हैं। गुड़हल, सरसों। बीज के बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग जो होता है यह होता है भ्रूण होता है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग भ्रूण कहलाता है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग भ्रूण होता है। भ्रूण किसी बीज या कली का हिस्सा होता है। इसमें पौधे की जड़ें, तनों और पत्तियों के शुरुआती रूप होते हैं, अतः सही विकल्प इसमें डी दिया गया है, भ्रूण होगा। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड शामिल होते हैं। अदरक एक तना होता है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों शामिल होते हैं। तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह परांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल धारण करता है। नेक्स्ट, पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागन जो होता है यह होता है एक ही फल में होता है। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागन एक ही फूल में होता है। वह फूल जिसमें नर पुंकेसर तथा मादा कार्पेल दोनों प्रजनन अंग होते हैं, एक उभयलिंगी फूल होते हैं। इसके उदाहरण दिया गया गुड़हल, सरसों के फूल, गुलाब आदि हैं। नेक्स्ट, एक बीज जो पका हुआ बीजांड को कहते हैं। बीज एक पका हुआ बीजांड है। इसमें एक भ्रूण पौधा होता है और भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त आरक्षित भोजन होता है। बीज को परिपक्व और निषेचित बीजांड के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अगला, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होते हैं या बीजांड में। निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड में भ्रूण विकसित होते हैं। बीजांड से एक कठोर आवरण का निर्माण होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है, पुष्प पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? वह है अंडवाहिनी डिंब जो द्विगुणित नहीं होता है, जबकि अंडाशय, दलपुंज युग्मज होते हैं। पुष्पित पादप का अंडवाहिनी डिंब भाग द्विगुणित नहीं होता है बल्कि अधिगुणित होता है। युग्मनज में तात्पर्य दो प्रकार के युग्मन से नर तथा मादा के निर्माण की प्रक्रिया से होता है। अन्य विकल्प दिए गए, द्विगुणित दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मूली एक रूपांतरित कण होता है। मूली जो होता है मूल होता है। मूली एक रूपांतरित मूल है। मूली तंकु रूपी जड़ होता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए मूसला जड़ मंसल हो जाते हैं। तंकु रूपी मूसले जड़ में मध्य भाग फूला और ऊपर वाले नीचे का सिरा पतला हो जाता है। अगर तनी में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता के पीठ की ओर बनने वाले कोशिका जो होती है यह होती है द्वितीयक जाइलम होती है। पौधों में कैम्बियम वलय की सक्रियता के कारण बाहर की तरफ द्वितीय फ्लोएम एवं भीतर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। यह तने की परिधि को बढ़ाता है और लकड़ी तथा छाल का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक रूपांतरित तना होता है? यह आलू होता है। आलू रूपांतरित तना है। तने का सभी विशेषता जैसे जड़ और अंकुर होते हैं, ऐसे ही रूपांतरित तने अन्य उदाहरण प्याज, अदरक, लहसुन आदि तना के उदाहरण है। मूली, गाजर, शकरकंद ये सभी जड़ के उदाहरण। नेक्स्ट है, कौन सा कूट फल इसमें दिया गया? पोम। कूट फल कुछ पौधों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को कूट फल कहते हैं, जैसे पोम, सेब, कटहल, अनानास, नाशपाती, अंजीर आते हैं। अगला, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यह तना। हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम करकोमा होता है। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है हल्दी। कौन सा जड़ इसमें नहीं दिया गया? यह अदरक जो जड़ नहीं तना है। गाजर, मूली, चुकंदर जड़ है। स्तंभ तना होता है। स्तंभ तना प्रायः धनात्मक प्रकाशनुवर्ती होता है। प्रकाशनुवर्ती किसी ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन में प्रभावित होता है। यह प्रायः पौधे में देखा जाता है जो अक्सर सूर्य जैसे प्रकाश स्रोतों की दिशा में वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि वनस्पति ऊपर की ओर बढ़ते हुए पाई जाती है। प्रकाश की ओर बढ़ने को धन प्रकाशनुवर्तन तथा प्रकाश की विपरीत दिशा में बढ़ने को ऋण प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। एक प्रकंद का उदाहरण इसमें दिया गया प्रकंद के रूप में जो है यह अदरक प्रकंद है। आलू, प्याज, लहसुन यह तना है। अदरक
वे अंततः पौधे के तना को समानांतर भूमि के अंदर पाए जाते हैं, परकंद कहलाते हैं। यह प्रायः अपने जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलते हैं। अदरक, हल्दी, लैंगल, फिंटर रूट इत्यादि परकंद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मरुभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है या शूल में। मरुभिद में पत्तियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पत्तियां कांटे शूल में परिवर्तित हो जाती है, जैसे नाखून। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। तना परकंद का उदाहरण है अदरक, केला, फर्न, हल्दी। परकंद का उदाहरण है अदरक, केला, फर्न, हल्दी। तना कंद जो होता है आलू होता है। शल्य कंद प्याज, लहसुन शल्य कंद होता है। कौन से पौधे से फूल नहीं होते हैं या फर्न में फूल नहीं होता है? कटहल, आर्किड, गुलर में फूल होता है। फर्न पोलीडोसाइफाइट वर्ग का पौधा है। यह जीवाणुभिद होता है। यह जड़, स्तंभ व पत्तियों में विभेदित होता है। इसका जड़ भूमिगत राइजोम होता है जो भूमि में तिरछा उगता है। इसका केवल अग्रभाग भूमि के बाहर होता है। नेक्स्ट आम का खाने योग्य भाग जो होता है यह मध्य फल वृत्ति होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। यह एक रसीला फल होता है। इसका खाने योग्य भाग को मध्य वृत्ति कहते हैं। नागफनी के कांटे के रूपांतरित जो होता है यह पत्ती हो जाता है। मरुस्थल के पौधे के लिए अत्यधिक संभावना है कि उसकी पत्तियां छोटी हो। रेगिस्तानी पौधे छोटी और मुड़ी हुई पत्तियां वाले होती है जिसकी सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि कम होती है। जीव विज्ञान बायोलॉजी में अगला चैप्टर है पादप जगत, जिसका पहला प्रश्न दिया गया ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण होता है इन्हें अलैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है क्योंकि इसमें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आम में हम जो भाग खाते हैं वह होता है मध्य फल भित्ति होता है। आम में हम जो भाग खाते हैं वह मध्य फल भित्ति होती है। यह फल की एक मसल व रसेदार मध्य परत होती है जो त्वचा और बीज आवरण के बीच स्थित होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइटा कहते हैं। हेलोफाइट ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लवणता की अधिकता वाली जगह में उगते हैं उसे लवणोभिद या हेलोफाइटा कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइटस कहते हैं। जल में उगने या तैरने वाले पौधों को जलोभिद हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जल में उगने या तैरने वाले पौधे को जलोभिद कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधा को जीरोफाइट्स कहते हैं। और लवणता ऐसे पौधे जिसमें सीमित पानी में लवणता की अधिकता होती है उसे लवणोभिद या हेलोफाइटस कहते हैं। अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम है सिकोआ। यूकेलिप्टस या सफेदा एक लंबा आवर्तबीजी वृक्ष होता है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि में इस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा गया है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया होता है। यह नग्नबीजी पौधा होता है। देवदार पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला लंबा वृक्ष होता है। अजाडिरक्ता इंडिका का अन्य नाम नीम है। अजाडिरक्ता इंडिका का नया नाम नीम होता है। सेब का वनस्पतिक नाम पाइरस मेलस होता है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। सरसों का वनस्पति नाम ब्रेस्टिका कंप्रेजिस होता है। हल्दी का वनस्पति नाम कुरकुमा लौंगा होता है। कपास का वनस्पति नाम जो होता है गोसिपियम हर्बेसियम होता है। तुलसी का वनस्पति नाम ओशियम टेनिफ्लोरम होता है। नेक्स्ट जिस जीव में पौधे एवं जंतु के लक्षण पाए जाते हैं उसे युगलीना कहते हैं। युगलीना पादप एवं जंतु का संयोजक जीव होता है। यह स्वच्छ जलीय स्रोतों में पाया जाता है। जिस जलीय स्रोतों में युगलीना पाया जाता है उसके ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है क्योंकि इस जीव में पर्णहरिण पाया जाता है। यह जंतु पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः युगलीना स्वपोषी होता है। कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण इसमें दिया गया? यह होता है क्लेमिडोमोनस होता है। हरी शैवाल क्लोरोफाइटा से संबंधित शैवाल का एक समूह होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है। क्लेमिडोमोनास हरे शैवाल का उदाहरण होता है जो एक रुके हुए पानी, साफ पानी में गीली मिट्टी तथा समुद्र जल एवं बर्फ में पाया जाता है। वर्तमान में इसकी लगभग 325 प्रजातियां हैं। अगला शैवाल के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है? शैवाल का जो हरा शैवाल कहते हैं क्लोरोफाइसी को। शैवाल के क्लोरोफाइसी वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल को
लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं एवं फिरोफाइसी भूरे शैवाल को संदर्भित करता है। फिरोफाइसी भूरे शैवाल को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित होता है? यह होता है मर्चेंटीना होता है। ब्रायोफाइटा एक प्रकार के गैर संवहनी गैर पुष्पीय पौधे हैं जो जमीन पर उगते हैं। इन पौधों में मॉस, हॉर्नबट और लिवरबट शामिल होते हैं। लिवरबट का आकार यकृत जैसा होता है और कुछ प्रजातियों में थैलस जैसा चिपटा शरीर होता है, जबकि कुछ पत्तेदार होते हैं। उदाहरण के लिए मर्चेंटेनिया, रिकिया, पेलिया होते हैं। अगला है, ब्रायोफाइटा में मॉस और लिवरबट होते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा एक बड़ा वर्ग होता है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होता है। इसके अंतर्गत मॉस, लिवरबट, हॉर्नबट आदि आते हैं। अगला है, जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण जो होता है, यह होता है नग्न बीजांड होता है। जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी में फलों के निर्माण में नग्न बीजांड की कमी होती है, ये कभी इसलिए ये कभी फल फल नहीं पैदा कर सकते हैं। बीज उन बीजांडों से विकसित होते हैं जो विकसित अंडाशय या फल में पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीजांड सीधे फूल या शंकु की सतह पर स्थित होते हैं जो फल जैसा संरचना विकसित करते हैं, लेकिन बीज इन इन अंगों के अंदर नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसा पौधा को कहा जाता है जिसके बीज में में आवरण नहीं पाया जाता है। ये मरोविद्ध होते हैं तथा इनमें वायु परागन होता है, जिसे जैसे पाइन्स और साइकस होते हैं इसमें। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई से तेजी से वृद्धि पाई जाती है। इसमें यह होता है दिल की लकड़ी में जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई से तेजी से वृद्धि पाई जाती है। पेड़ के तने के मध्य का भाग है जिसको दिल की लकड़ी हार्टवुड कहते हैं। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। जो पेड़ के तने के मध्य का भाग होता है जिसको दिल की लकड़ी हार्टवुड कहते हैं। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण होते हैं? यह होता है मनोरा। साइनोबैक्टीरिया नील हरे शैवाल तथा माइक्रोप्लाज्मा मनोरा के समूह के उदाहरण होते हैं। मनोरा जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? वह जीव होता है अमरबेल। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस कला को परजीवी पोषण कहते हैं। अमरबेल कशकूटा परजीवी पोषण युक्त का उदाहरण होता है। अमरबेल का अन्य नाम है डोडर, आकाश बेल भी होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्मोभिद परावस्था बहुकोष्ठीय तथा युक्त जीवी होता है? वह होता है ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्मोभिद परावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है। ब्रायोफाइटा में जीवाणुभिद स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा पादप नम स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो होता है पौधों में संवहन बंडल पाए जाते हैं। शैवाल थैलिडोफाइटा कुल के पौधा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स अपुष्पी होता है? वह होता है टेरिडोफाइटा होता है। टेरिडोफाइटा कुल के पौधों को संवहनी क्रिप्टोगैम्स अपुष्पी कहते हैं। इन पौधों में जड़, तना, पत्ती होता है परंतु पुष्प नहीं होता तथा इसमें संवहन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इन पादपों में प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है। क्रिप्टोगैम्स में शैवाल, लाइकेन, मोस और फर्न आते हैं। अगला परनाभ स्तंभ का उदाहरण जो होता है वह होता है नागफनी। परनाभ स्तंभ तने का रूपांतरित होता है। इसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है तथा तना पत्तियां का कार्य करने लगती है। नागफनी परनाभ स्तंभ का उदाहरण होता है। यह पत्ते कांटे या स्केल्स में भी रूपांतरित होकर वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है। अगला, मरुस्थलीय पौधों में क्या गुण होता है? मरुस्थलीय पौधा का जो गुण होता है यह गुद्देदार तना, नुकीला पत्ता, लंबी जड़ होती है। मरुस्थलीय पौधों की विशेषता में पत्तियां नुकीले और जड़ें लंबी हो जाती है। तना गुद्देदार या मंसल युक्त होता है। इसकी पत्तियों में रंध्र होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नेक्स्ट है, कपास किस कुल से संबंधित होता है? यह होता है मालवेसी से संबंधित। कपास एक नगदी फसल होता है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। इसका वानस्पतिक नाम गॉसिपियम हर्बेशियम है। इससे रुई तैयार किया जाता है। भारत में कपास को सफेद सोना कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? वह वृक्ष का नाम है। पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर मूलांकुर से विकसित होता है एवं जड़ अथवा मूल कहलाते हैं। लेकिन जब किसी वृक्ष के तने पर जड़नुमा संरचना निकलती है अथवा मूलांकुर के
अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से निकलती है तब इसे अपस्थानिक मूल या रेशेदार मूल कहते हैं। बरगद का वृक्ष इसका बेहतर उदाहरण होता है। अगला है वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी वह पादप होता है जिसमें बीज फलों के अंदर पाया जाता है। ये पृथ्वी पर अपने सबसे विकसित और सबसे अधिक पाए जाने वाले पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए आम, सेब, गेहूं, सरसों, मटर, गुलाब आदि होते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं वह होता है नम एवं छायादार आवास में ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। नम और छायादार आवास में ब्रायोफाइटा पादप कोई के रूप में होते हैं। ये पौधे फूल और बीज का निर्माण नहीं करते हैं। इनका प्रजनन जीवाणुओं के माध्यम से संपन्न होता है। ये नम एवं छायादार क्षेत्रों में उगते हैं। अगला है द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो होता है इसमें जो होता है पृष्ठधारी होता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण पृष्ठधारी होता है। इनकी पत्तियां में जालीदार सिरा विन्यास होता है तथा इसमें पंचशंकु और चतुष्टयी फूल होता है जिसके बीज में दो बीज पत्र या भ्रूण होते हैं। कौन सा परजीवी पादप इसमें होता है? या कस्कूटा जो होता है कस्कूटा या अमरबेल परजीवी पादप होता है। इसमें पत्तियों एवं पर्णहरिम का अभाव होता है। यह अपनी पोषक पौधों पर लिपटकर उनके पोषक तत्व चूसकर उसे मृतप्राय बना देता है। अगला है ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है जो यह होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। राइबो राइजोपस ब्रेड गोल्ड में जनन अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। इसमें उपस्थित बीजाणुधानी में अनेक सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। जब बीजाणुधानी का आवरण फटता है तो सूक्ष्म बीजाणु वायु में बिखर जाते हैं। ये बीजाणु अलैंगिक जनन इकाई होते हैं जो अनुकूलन परिस्थितियों में पौधों को जन्म देते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं दिया गया? यह होता है फंगस जो स्वकोषी नहीं है। नेफ्थीजिस मांसाहारी होते हैं। कस्क्यूटा परजीवी को कस्क्यूटा कहते हैं। सैंडलवुड जो होता है आंशिक मूल परजीवी होता है। सैंडलवुड के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। कस्क्यूटा परजीवी पौधे हैं और नेफ्थीज मांसाहारी होते हैं जबकि फंगस स्वकोषी नहीं है बल्कि एक जीव है जो अपने भोजन के लिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। साइट्रस तेल निकलता है यह होता है देवदार से। साइट्रस तेल देवदार पेड़ से निकलता है। देवदार का मूल स्थान पश्चिम हिमालय के पर्वत तथा भूमध्य सागर क्षेत्र में होता है। यह पश्चिम हिमालय उत्तर मध्य भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पश्चिम तिब्बत एवं पश्चिम नेपाल में 1500 से लेकर 3200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट नींबू का डाइबैक रोग का कारण जो होता है यह होता है सोडियम की कमी होता है। नींबू का जो रोग का नाम है डाइबैक रोग होता है। नींबू में डाइबैक रोग होता है। रोग का कारण तत्वों की जो होती है कॉपर, जिसमें नींबू का जो रोग का नाम है डाइबैक जिसके कमी से होता है। यह कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक होता है। नींबू का जो लिटिल लीफ जो रोग होता है यह जस्ते की कमी से होता है। आम में जो रोग होता है लिटिल लीफ, आम में भी एक रोग होता है लिटिल लीफ, यह जस्ते की कमी से होता है। मटर में जो रोग होता है यह मार्स रोग होता है, यह मैग्नीज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग होता है, जस्ता से होता है। फूलगोभी में जो रोग होता है यह व्हील टेल होता है। रोग का कारण जो होता है मेलीबेंडम होता है। चुकंदर जो होता है, चुकंदर में रोग जो होता है हार्ट रोट होता है। यह बैरोन की कमी से चुकंदर में हार्ट रोग होता है। आलू जो होता है ब्लैक हार्ट रोग होता है। भंडार में ऑक्सीजन की होती है, इसमें कमी होता है। नेक्स्ट है फूलगोभी जो होता है ब्राउनजिंग होता है। फूलगोभी में ब्राउनजिंग रोग होता है, यह बोरोन की कमी से होता है। आंवला जो होता है आंतरिक निक्रोसिस, आंवले में जो होता है रोग का नाम होता है आंतरिक निक्रोसिस होता है, यह बोरोन की कमी से होता है। कौन सा उद्भव दूसरे वृक्ष को टहनियों पर वृद्धि करता है? यह आर्किड होता है। आर्किड पौधा एक फूल तथा पौधा होता है। इसका पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंधित होता है। इसके उद्भव दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करते हैं। आर्किड पौधे पहाड़ी प्रदेशों में जैसे हिमालय और नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? इसमें यह देवदार होता है। देवदार वृक्ष पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है बल्कि यह सदाबहार शंकुधारी वृक्ष होता है। ये
वे पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां जो प्रायद्वीप से अधिक वर्षा वाले भागों में पाई जाती है प्रायः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन्य वनस्पति कहलाती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वन और वनस्पतियों को दो भाग में बांटते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और वनस्पतियां। इसमें प्रायः सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला आते हैं। शुष्क पर्णपाती वन और वनस्पति, इसमें मुख्यतः पलाश, अमलतास, बेल, खैर आदि आते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, वह ईख होता है। साइकस साइकस एक अनावर्त बीजी पौधा होता है। अनावर्त बीजी पौधे के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं। बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद होते हैं। इसमें वायु परागन मादा शंकु बीजाणु वर्ण का निर्माण करते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, वह होता है मूंगफली। मूंगफली के पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अर्चिस हाइपोगिया है। अर्चिस हाइपोगिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। यह फैबेसी कुल का पौधा होता है। फैबेसी कुल का पौधा। मटर पौधा जो होता है यह शाक होता है। मटर शाकीय पौधा होता है। इसका तना खोखला होता है। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा होता है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम पाइसम सेस्टाइवम होता है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन होते हैं। यह पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल होते हैं। कैक्टस का पौधा मरुस्थल में भी जीवित रहता है। कैक्टस पौधे में तना मंसल चपटा होता है तथा इसकी पत्तियां कांटे या शल्कों में बदल जाती है। तने में जल तथा खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इन अनुकूलनों के कारण ही कैक्टस पौधा मरुस्थल में भी जीवित रहता है, जिससे मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां चमड़ीदार, गुद्देदार, छोटी अथवा कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा कैक्टस में पर्णाव पर्व एवं पर्णशूल नामक अनुकूलन पाए जाते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध होता है भूमध्य रेखीय जलवायु से। भूमध्य रेखीय जलवायु लगभग 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यहाँ के वृक्षों की जड़ें कम गहरी व पत्तियां छोटी, चौड़ी और मोटी होती है तथा वृक्षों की ऊंचाई व सघनता ज्यादा होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु उष्ण आर्द्र प्रदेशों में यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसके वन सघन होते हैं तथा ये लंबे व विशाल होते हैं। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होता है। इसमें होता है एपीफाइटस में। वेलामेन कोशिका एपीफाइटस या सेमीफाइटस पौधे की जड़ों में पाई जाती है, जिसमें विशेष प्रकार के छिद्र युक्त वेलामेन उत्तक पाए जाते हैं जो वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करते हैं। वे वायवीय जड़ों के रूप में हवा में लटकी रहती है। नेक्स्ट, आर्किड अधिपादप या एपीफाइटस पौधे जिसके उदाहरण होते हैं, जिसमें एक प्रकार की जड़ पाई जाती है। अगला, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। यह मरो भी होगा जलो। यह होता है एपीफाइट होता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीसाइट कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट पौधा कहलाता है। ये वृक्षों के तने, शाखा, दरार आदि में उपस्थित मिट्टी में उपजे होते हैं। एपीफाइट को वायु पौधे भी कहते हैं। वायु पौधा यह नागबेली, जावा मॉस, स्पेनिश मॉस आदि एपीफाइटा के उदाहरण होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश को अवशोषण करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का प्रयोग सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफिल पौधे की कोशिकाओं में मौजूद हरे रंग का द्रव्य होता है। यह क्लोरोफिल जो होता है पौधे को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलता है। क्लोरोफिल लगभग सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है। इसमें हरे पौधे साइनोबैक्टीरिया और शैवाल भी शामिल होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है, साइनोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल जो होता है यह होता है स्ट्रेमा होता है। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है। इस कारण इसे
अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा सही मिलान इसमें नहीं दिया गया है? टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, जबकि टमाटर में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में सैट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, बासी मक्खन के में बिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? पौधा में जाइलम पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन करता है। पौधे में जाइलम मुख्य रूप से पानी और उसमें घुले हुए खनिजों का जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों तक परिवहन करता है। भोजन व आवश्यक अमीनो एसिड का परिवहन मुख्य रूप से फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन व आवश्यक अमीनो एसिड का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। मटर के पौधा में कौन सा भाग कंचुक में परिवर्तित हो जाता है? वह भाग होता है पत्तियां। मटर के पौधों में पत्तियां संशोधित होकर कंचुक में परिवर्तित हो जाती हैं। ये पतली कुंडलित संरचना होती है जो पौधे को सहारा देने और ऊपर चढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है? यह ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह हार्मोन तने और पत्तियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड भी पादप हार्मोन है जिसका पौधों में भिन्न कार्य होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की उन कोशिकाओं में होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग होता है। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सक्षम बना देता है। क्लोरोफिल। कौन सा एक पौधा हार्मोन इसमें दिया गया? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन होता है जो पौधों में कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि और विभेदन को बढ़ाता बढ़ाता है। यह साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट, निमोशा पुदिका छुई मुई में दिखने वाली गति कहलाती है। यह गति जो होती है निमेस्टिक का मूवमेंट होती है। मी मिमोसा पुदिका छुई मुई में दिखने वाला गति को नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? यह लाल नारंगी का होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लाल लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में ज्यादा होता है। लाल के बाद बैंगनी रंग में प्रकाश की क्रिया सबसे अधिक होती है। ये दोनों रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं। लाल के बाद बैंगनी, लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बैंगनी में होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह होता है दिन और रात दोनों में होता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से भी क्रिया करते हैं। कुछ पौधे में विद्युत प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक होता है? वह वर्णक का नाम है लेग हीमोग्लोबिन होता है। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक होते हैं। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधे की गांठों में पाए जाते हैं। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजेनस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरियस के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाता है। अगला, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु जो होती है यह धातु होता है मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिका में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित एवं प्रकाश होते हैं। कौन सा क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाता है? यह होता है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन बढ़ती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। रात में पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ गैस का उत्सर्जन करता है जिससे दम घुटने का डर रहता है। पौधे में श्वसन
के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाता है, परंतु रात्रि में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है एवं पौधे के श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जन कर दी जाती है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? यह करता है मिट्टी से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी से प्राप्त जल तथा वायुमंडल में CO2 को ग्रहण कर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे में होने वाले यह क्रिया पर हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश पर्णहरित 6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2 निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं दिया गया इसमें? या आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये गलत दिया गया, जबकि पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ा जाता है। झाड़ी जो होता है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है। लता होता है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। पौधे में रंध्र का खुलना किसके प्रभाव के कारण होता है? यह होता है पोटेशियम। पौधों में रंध्र का खुलना पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है। रंध्र जो होता है, रंध्र पौधों में अधिकांश वायवीय भागों विशेष रूप से पत्तियों के बाह्य त्वचा में मुख्य द्वार होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। रंध्र में सेम के आकार की 2 कोशिका होती है जिन्हें रक्षक कोशिका कहते हैं। यह रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण जो होता है, यह होता है नग्न बीजांड होता है। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण नग्न बीजांड होता है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जो बीज पैदा करते हैं लेकिन अंडाशय की कमी होती है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि गाजर में नारंगी रंग होने का कारण इसमें पाए जाने वाला कैरोटीन होता है, जबकि गाजर में लाल रंग होने का कारण एंथ्रोसाइनिन होता है। नेक्स्ट है, सबसे बाहरी चक्र को कैलेक्स कहा जाता है और इसमें बाहरी दल होते हैं। नेक्स्ट है, फूल के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल पुंज या कैलेक्स कहते हैं। यह फूल का सबसे निचला एवं बाह्य भाग होता है। इसमें पत्तियों की तरह हरे रंग के कई बाह्य दल होते हैं। फूल की कली अवस्था के दौरान बाह्य दल उसे ढककर सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत की किन प्रांतों में पाए जाते हैं? यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में प्रांत में पाए जाते हैं। इसकी छाल, कांटा, टहनियाँ और जड़ों से टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है जो इसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। यह पौधा जो होता है हिमालयन यू आकार का पौधा जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं अपचयन क्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन की अभिक्रियाओं के इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का अपचयन ऑक्सीकरण बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी 4 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को जो कहते हैं पादप कार्यकी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक स्टीफन हेल्स हैं। पादप कार्यकी के जनक जो है प्लांट साइकोलॉजी के जनक फिजियोलॉजी के जनक जो है स्टीफन हेल्स हैं। पौधों की जड़ों में मिट्टी से जल प्रवेश का कारक जो होता है यह होता है ऑस्मोटिक दाब होता है। ऑस्मोटिक दाब पौधों की जड़ों से मिट्टी से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब होता है। ऑस्मोटिक दाब जो होता है ऑस्मोटिक दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवाक प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में कार्य करता है। ऑस्मोटिक प्रभाव मटर पौधा होता है, यह शाक पौधा होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा कूने निम्न में से किससे प्राप्त होती है? यह होता है सिकोआ के पौधा से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन जो होता है एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि होता है जिसको प्राकृतिक रूप से विलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल
सैलिसिक एसिड होता है। एस्पिरिन का प्रयोग बुखार में एंटीपायरेटिक रूप में किया जाता है। इसके अलावा एस्पिरिन को प्रयोगशाला में एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है बायोफाइटा में होते हैं मॉस और लिवरवट होते हैं। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधा का नाम जो होता है या अफीम होता है पॉपी। हेरोइन एक मादक पदार्थ है जो ओपिनियन पॉपी नामक पौधे के कुल से प्राप्त होता है। लेटेक्स से बनता है। यह फूल से 30 ग्राम तक लेटेक्स प्राप्त होता है। इससे सुखाकर ओपेनियम बनाया जाता है। ओपेनियम में 12% तक एक्लोइड मार्फिन होता है। इसमें कुछ रसायनों को मिलाकर दर्द निवारक दवा एवं हेरोइन बनाई जाती है। नेक्स्ट तंबाकू की पत्ती से निकलने वाला एल्कोइड होता है निकोटीन का। तंबाकू की पत्ती से निकलने वाला एल्कोलाइड निकोटीन कहलाता है। तंबाकू निकोटिया टेबिकम पौधे से प्राप्त एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करने पर इसकी उपस्थिति निकोटीन आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाती है। निकोटीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और रक्तचाप और श्वसन गति को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक आराम और सुख का अनुभव करता है। इसके अधिक सेवन से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारी होती है। तंबाकू के अधिक सेवन से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। नेक्स्ट है कैफीन कॉफी में, मार्फिन अफीम में पाया जाता है। ट्रोपिन जो होता है एंटीकोलाइजिन दवा की श्रेणी के संबंध रखता है। नेक्स्ट कौन सा वनस्पति हार्मोन इसमें दिया गया है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन एक वनस्पति हार्मोन है। साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से पौधे का संश्लेषण होता है। तेजी से कोशिका विभाजन होता है, जैसे जड़ के शीर्ष, अंकुर की कलिका, युवा फल आदि। यह पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन कौन सा पौधा में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? हुआ होता है सेलुलोज। प्रकाश संश्लेषण निम्न में से तेज हो जाती है। यह होता है लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तेज होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। इसके बाद नीले प्रकाश में होती है। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु 37 डिग्री सेल्सियस से ताप पर होने पर वह घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु 37 डिग्री ताप होने पर वह घट जाती है। हरी पीली अवरक्त प्रकाश एवं परावैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हरी पीली अवरक्त प्रकाश एवं परावैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट परागकोश में होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। पुंकेसर एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं जिसे परागपुट कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की पत्ती होती है। परागकण के वास्तविक नर युग्मक भी कहते हैं। कौन से लक्षण किसी मादा को जलोभित बनाते हैं? वे लक्षण होते हैं यांत्रिक ऊतक की अनुपस्थिति और वातुक की उपस्थिति की किसी पादप को जलोभित बना देते हैं। यांत्रिक ऊतक की अनुपस्थिति जलोभित पौधे को जल में तैरने और विकसित होने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है एरेनकाइमा की उपस्थिति जलोभित पौधों में कार्य करती है। जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद, जल में पोषण अवशोषण में मदद करता है। अतः एरेकाइमा की उपस्थिति जलोभित पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित होने के लिए मदद करती है और उन्हें जलीय परिस्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूल बना देती है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोभित नहीं बनाती, बल्कि यह एक पौधों को जलीय परिस्थितियों से बाहर जीवित रहने में मदद करती है। पेड़, झाड़ियां, घास एवं फूलदार पौधे में सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति होती है। पेड़, झाड़ियां, घास एवं फूलदार पौधे में सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है। कौन कीटभक्षी पौधा इसमें दिया गया? कीटभक्षी पौधा जो होता है ड्रोसेरा होता है। कीटभक्षी पौधे ऐसे नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं तो कीटों को फंसाकर उसके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी ड्रोसेरा वीनस फ्लाई टैप कीटपर्णी है, कीटभक्षी पौधे हैं। घटपर्णी ड्रोसेरा वीनस फ्लाई टैप है। नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जो जल का वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता हुआ कैलेनकाइमा होता है? कैलेनकाइमा एधा एधा इसका उदाहरण होता है। एधा जो होता है उदाहरण होता है एधा पार्श्विक बीजोत्तक का एक मुख्य उदाहरण है। एधा के 2 प्रकार होते हैं, संवहन एधा और कॉर्क एधा। दोनों पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। एधा जो होता है खासकर द्विबीजपत्री पौधों में जहां द्वितीयक वृद्धि को सुगम बना देते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो होता है यह होता है ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण दिया हुआ है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का समंदन करता है? वह होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल होता है। पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल होते हैं। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है। पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल पाए जाते हैं। एब्सिसिक अम्ल जो होता है पादप हार्मोन में वृद्धि का समंदन करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध गैस व अन्य आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन संश्लेषण आवश्यक होता है। नाइट्रोजन की गैर मौजूदगी में प्रोटीन संश्लेषण असंभव हो जाता है। लाख लाख जो होते हैं, यह होते हैं लाख कीट एक शरीर श्रावण करता है। एक शरीर का श्रावण लाख कैरिना नाका नामक कीट से उत्पत्ति होने वाला प्राकृतिक रोल होता है। ये कीट कोरेक्सी कुल में आते हैं। वे कीड़े प्लस कुसुम तथा बैरों के पेड़ों पर पाले जाते हैं जिनकी शाखाओं में रस चूसकर ये भोजन प्राप्त करते हैं। ये कीट अपनी सुरक्षा के लिए रोल का श्रावण कर कवच बना लेते हैं जिसे टहनियों में खुरचकर प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग मुख्यतः श्रृंगार की वस्तु, सील, कपड़ा, वर्गिस, फलों व दवा पर कोटिंग आदि के लिए किया जाता है। 1924 में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नाकुम, रांची में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, पोडोमीटर का उपयोग जो होता है पोडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। यह होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पोडोमीटर का उपयोग प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किया जाता है। पोटोमीटर का उपयोग प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किया जाता है। इसे ट्रांसपैरोमीटर के रूप में भी जाना जाता है। ट्रांसपैरोमीटर या पोटोमीटर का उपयोग प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन को मापने में किया जाता है। इसका आविष्कार गनोन ने किया था। ट्रांसपैरोमीटर का आविष्कार जो है गनोन ने किया था। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? इसमें चलनी वहिनका जाइलम का भाग नहीं होता, जबकि वहिनका और तंतु होते हैं। जाइलम पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक में से एक होता है। यह पौधे के सभी भागों तक जल का संवहन करता तथा इसके आंतरिक शक्ति को प्रदान करता है। वहिका तथा तंतु इसके मुख्य भाग होते हैं। तीन भाग इसका है। जाइलम के 3 भाग है: वहिका, तंतु। चलनी नलिका फ्लोएम की लंबी जीवित कोशिका होती है। चलनी नलिका जो होती है फ्लोएम की सबसे लंबी जीवित कोशिका होती है। नेक्स्ट, केश चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? यह होता है RuBp होता है। कैल्विन चक्र, जिसे कैल्विन बेंथन बाशम चक्र भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोप्लास्ट में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है। इस चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। नेक्स्ट है C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद जो होता है यह होता है पायरुविक एसिड होता है। C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम अस्थायी उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। गन्ना, मक्का, अनानास जैसे पौधे में C4 पौधे कहा जाता है। C4 पौधा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम अस्थायी उत्पाद पायरुवेट एसिड होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। गन्ना, मक्का, अनानास जैसे पौधे C4 पौधे का उदाहरण है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम जो है यह क्लोरोफिल होता है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कराता है। पौधे के निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? इसमें एब्सिसिक हार्मोन नहीं, जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन वृद्धि हार्मोन होता है पौधा का। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं या प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। परागकण परिभाषित किया जाता है। परागकण को परिभाषित किया जाता है यह एथर से सिस्टमा तथा पराग के हस्तांतरण के रूप में किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? यह होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस मुक्त करते हैं? यह करते हैं ऑक्सीजन।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं पौधे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन। कौन सा पादप हार्मोन इसमें दिया गया है? यह जिबरेलिन पादप हार्मोन है। इंसुलिन जो है ये जंतु हार्मोन है, जबकि पादप हार्मोन जिबरेलिन है। जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोशोवा ने 1926 ईस्वी में किया था। यह पौधों की लंबाई प्रदान करता है। यह फूल बनने में मदद करता है। पौधों को अंकुरित होने में सहायता देता है। जिबरेलिन के छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है जिबरेलिन के छिड़काव से। यह हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समांतर उत्पादन जो होता है यह होता है जल। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद जल होता है। हरे पौधे द्वारा भोजन हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। उत्सर्जित होती है ऑक्सीजन। वृक्ष तेजी से बढ़ता है जो यह यूकेलिप्टस वृक्ष तेजी से बढ़ जाता है। यूकेलिप्टस वैज्ञानिक के अनुसार यह एक दिन में औसत 12 लीटर पानी सोख लेता है। यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है तेजी से बढ़ता है, लेकिन एक दिन में यह 12 लीटर पानी को सोखता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है यह होता है अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट की मदद से सौर ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में ग्रहण कर इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट अगला दिया है कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण नहीं किया जाता है? वह होता है हरा रंग को क्लोरोफिल अवशोषण नहीं कर पाता। हरा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। प्रकाश के अन्य रंग का अवशोषण हो जाने से पत्तियां हरा रंग दिखाई देती है। नीला, लाल और पीला को अवशोषित करता है, लेकिन यह हरा रंग को अवशोषण प्रकाश नहीं कर पाता। पर क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण हरे रंग का नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पौधे शोषण करते हैं। पौधे जो होता है पत्तियों द्वारा शोषण करते हैं। ग्रेना किसका घटक होता है? ग्रेना जो होता है यह हरित लवक का घटक होता है। ग्रेना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे गैस लेते हैं और गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट पेड़ों की उम्र निर्धारित किया जाता है। पेड़ का उम्र जो होता है पेड़ का अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से पेड़ का उम्र का निर्धारण होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है? यह कोशिका भित्ति के कारण अलग होती है। हार्मोन उपयोगी होते हैं। हार्मोन जो होते हैं उपापचयी प्रक्रिया के लिए हार्मोन होते हैं। हार्मोन जो होते हैं उपयोगी होते हैं उपापचयी क्रिया के लिए। प्रकाश संश्लेषण जो है यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है क्योंकि पौधे इस प्रक्रिया में सूर्य के से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यह ऊष्मा उन्हें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। ऊष्मा शोषी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? या ऑक्सीजन की जरूरत। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जबकि सूर्य प्रकाश हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? यह सूर्य की रोशनी बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। हवा, उपयुक्त तापमान, नमी चाहिए। नेक्स्ट है पौधे को जल उपलब्ध होता है जो यह केशिका जल होता है। पौधों को जल उपलब्ध होता है केशिका जल के द्वारा। नेक्स्ट है अगला चैप्टर है पौधों में जनन, जिसमें पहला प्रश्न है राइपोस में प्रजनन की विधि होती है स्पोर फर्मेंटेशन होता है। राइपोज में प्रजनन मुख्य रूप से बीजाणु निर्माण स्पोर फर्मेंटेशन द्वारा होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है जिसमें बीजाणु एक गोलाकार संरचना जिसे स्पोरोगेसियम भी कहते हैं के अंदर होते हैं। परागकण के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है? यह बनता है अंडाशय से। परागकण एवं निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का अंडाशय बढ़कर फल के रूप में विकसित हो जाता है, जबकि अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड बीज में बदल जाते हैं। वर्तिकाग्र और स्टाइल फूल के अन्य भाग हैं जो निषेचन के बाद मुरझाकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट पुंकेसर। निम्नलिखित पुंकेसर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें होते हैं पुंकेसर में परागकण होते हैं। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कलियां जो होती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरा पर पाई जाती है। बिना पंखुड़ियों वाले फूल का परागकण जो होता है यह हवा द्वारा होता है। बीजाणुकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बीजाणुकरण के लिए खनिज लवण आवश्यक नहीं होता, जबकि नमी, तापमान, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बीजाणुकरण के लिए। बीज अनुकरण के लिए
कुछ आवश्यक तत्व जैसे पानी, नमी, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधे की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। प्रकाश बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं होता है। हालांकि कुछ प्रजातियों में प्रकाश अंकुरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जरूरत नहीं होता है। बीज अंकुरण के लिए बाहरी पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। बीज में पहले से भ्रूण और भोजन भंडार मौजूद होते हैं। इसी प्रकार बीज अंकुरण के लिए खनिज लवण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, पौधों में शाकीय अंगों में नए पौधे बनने की प्रक्रिया कहलाती है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहलाती है। पौधे में शाकीय अंग जड़, तना व पत्तियों से नए पौधा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को वनस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बीजाणु के बिना नए पौधे बनते हैं इसमें। नेक्स्ट, जिन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है वह बीज कहलाता है। कवक और फर्न दोनों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणु निर्माण कुछ जीवों में प्रजनन का एक सामान्य तरीका होता है। कवक अलैंगिक प्रजनन के साधन के रूप में जीवाणु उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु हल्के होते हैं और हवा, पानी या अन्य माध्यमों से आसानी से फैल सकते हैं। जब ये उपयुक्त वातावरण में उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और नए कवक जीवों में विकसित हो जाते हैं, जबकि शैवाल और फर्न भी बीजाणु उत्पन्न करते हैं। पुंकेसर और गर्भकेसर फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं। पुंकेसर और गर्भकेसर। नेक्स्ट है, पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है तथा परागकणों में पाया जाता है। यह मादा अंग स्त्री केसर गर्भकेसर कहलाता है तथा जब बीजांड में पाया जाता है। अतः पुंकेसर व स्त्री केसर को प्रजनन अंग भी कहते हैं। क्लोरोसिस उत्पन्न होती है जब पौधे को उगाया जाता है। यह लौह रहित माध्यम से जब पौधे को लौह रहित माध्यम से उगाएंगे तब वह क्लोरोसिस से उत्पन्न हो जाता है। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में बावजूद लोहे, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों की कमी के अथवा किसी बीमारी के कारण समांतर पर्णहरित धारी अंगों में पर्णहरित के अभाव के कारण पीलापन आ जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे में क्रॉस परागण से बनने वाला पौधा कहलाता है संकर पौधा होता है। विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाला पौधा संकर पौधा कहलाता है। हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह होते हैं हैप्लॉइड पौधे परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि के द्वारा। हैप्लॉइड पौधे अनुगुणित परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हैप्लॉइड को वर्तिकाग्र या पराग संवर्धन द्वारा उत्पादित किया जाता है क्योंकि इसमें अगुणित लघु बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट, परागकण की सुपरिभाषित किया गया है। परागकण जो है परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। नेक्स्ट है, परागकण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण होता है। नेक्स्ट, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होते हैं तब क्या उत्पन्न होता है, इसमें एब्सिसिक अम्ल उत्पन्न होता है। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाते हैं तब एब्सिसिक अम्ल उत्पन्न होता है। पादप वृद्धि अवरोधक एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन है। एब्सिसिक एसिड की खोज बेनेट क्लार्क और केफर्ड ने किया था। एब्सिसिक एसिड का खोज जो था बेनेट क्लार्क और केफर्ड ने किया था। इसी तनाव हार्मोन के इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं एब्सिसिक अम्ल को, क्योंकि यह पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है पौधों को प्रतिकूल परिस्थिति से बचाता है। नेक्स्ट, एक बीज पका हुआ बीजांड होता है। वनस्पति विज्ञान में बीज एक अविकसित पौधा भ्रूण है और यह सुरक्षात्मक बाहरी आवरण में संलग्न खाद्य भंडार होता है। भ्रूण एक छोटा पौधा होता है जिसमें एक जड़, एक तना और एक या एक से अधिक पत्तियां होती है। एंडोस्पर्म बीज का पोषक ऊतक होता है जो अक्सर स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संयोजन करता है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित हो जाते हैं भ्रूण बैग में। निषेचन के बाद बीज आवरण भ्रूण बैग में विकसित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद हो जाते हैं, यह होता है कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। स्टोमाटा रंध्र का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस विनिमय और रंध्र संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को दो मुख्य निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे गार्ड सेल कहा जाता है, गॉर्ड सेल कहते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, सूखे में होते हैं। जल परागित पुष्प में परागकण सूखे ड्राई होते हैं। जल परागन
वाली प्रजातियों में के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है, यह सूखा रहता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिमेसिस द्विसंयोजी गठन कब होता है? यह जाइगोटिन के दौरान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मनज द्वियोजनी गठन जाइगोटिन की प्रक्रिया के दौरान होता है। जाइगोटिन की अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोनेमल मिश्रण कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। अगला निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह कहलाता है बीज में विकसित हो जाता है। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? यह होता है वायु, जल, कीट तीनों माध्यम से होता है। वायु, जल और कीट के द्वारा परागकणों का एक पुष्प से दूसरी तक स्थानांतरण वायु, जल तथा कीट आदि माध्यम से होता है। किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का उसी पौधे के पुष्प के और दूसरे पौधे के पुष्प की ओर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है इसमें? यह बाहरी दल नहीं है, जबकि वर्तिकाग्र परागकोश और वर्तिका पुष्प का प्रजनन अंग है। हवा से परागण को कहते हैं वायु परागण कहते हैं। निम्न में से कौन सा संग्राहित फल इसमें दिया गया? यह शहतूत है। जब एक ही संपूर्ण पुष्प क्रम से पुष्पों के संपूर्ण फल बनते हैं उसे संग्राहित फल कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, जैसे शहतूत, कटहल आदि। शहतूत संग्रहित फल का उदाहरण है। स्ट्रॉबेरी व्युत्पन्न असली फल है। शरीफा मिश्र फल का उदाहरण। लीची साधारण फल का उदाहरण। लीची है साधारण फल का। नेक्स्ट, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या जो होती है यह होती है त्रिगुणित हो जाती है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। द्विनिषेचन अनावर्त बीजी पौधे में होने वाला एक जटिल निषेचन की क्रिया होती है। पुष्प में द्विनिषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। द्विनिषेचन अनावर्त बीजी पौधे में होने वाला जटिल निषेचन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक पढ़ेंगे जीव, जंतु और वनस्पति का आर्थिक महत्व।